नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में 5 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जो जानकारियां भारत सरकार का लेटर, पेंशनर का पीपीओ का कॉपी और बैंक द्वारा जारी किया गया लेटर के बेस पर होगा। और ये जानकारियां कुछ सवालों के जवाब के आधार पर भी हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जानकारियों को विस्तृत रूप से हासिल करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल के वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या आपको एमएससीपी मिला? निकालिए आपका पीपीओ और देखिए कैसे पता चलेगा। जी हां दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को एसीपी लागू है, एसीपी मिल चुका है, कईयों को नहीं मिला है। कईयों को एमएससीपी लागू है, मिल चुका है, कईयों को नहीं मिला है। जिनको पता है कि वो एलिजिबल है, उनको नहीं मिला है, वो कार्रवाई कर रहे हैं, उनको मिल भी रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, कैसे आपको पता चले आपका पीपीओ देख के कि आपको एसीपी या एमएससीपी मिला है या नहीं मिला है? सबसे पहले ये जो सवाल आप देख पा रहे हैं, मेरे वीडियो में आया हुआ सवाल है, जिसमें जो सुभाष जी पूछ रहे हैं, हाउ डू यू फाइंड आउट वेदर आई एम इन रिसिप्ट ऑफ एमएससीपी? आई एम SS 60 एक्स पीओ इंडियन नेवी एंड रिटायर्ड 31 दिसंबर 1993। ये 31 दिसंबर 1993 के रिटायरी हैं, इनको एसीपी भी लागू नहीं है, एमएससीपी भी लागू नहीं है। लेकिन चलिए, इन्होंने सवाल पूछा कि कैसे पीपीओ में पता चले कि मिला है कि नहीं मिला है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे आपको पीपीओ में चेक करना है कि आपको मिला है कि नहीं मिला है। दोस्तों, अगर आपने अपना पीपीओ निकाल लिया है तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपने अपने पीपीओ में एमएससीपी कैसे चेक करना है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं पीपीओ, एक पेंशनर का पीपीओ है, जो एमएससीपी लागू होने से पहले का पीपीओ है। मैं अब इन्हीं पेंशनर का आपको एमएससीपी लागू होने के बाद का भी पीपीओ दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको एमएससीपी लागू हुआ है, उस चीज को कैसे चेक करना है। अब दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सिपाही रैंक के पेंशनर हैं, और सिपाही रैंक के पेंशनर जो होते हैं उनका पे लेवल 03 होता है। यानी कि ये देखिए, पे लेवल 03, नोशनल पे डिटेल्स वाले ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं पे लेवल 03, सिपाही का पे लेवल 03, नायक का 04, हवलदार का 05, नायब सूबेदार का 06। इस तरीके से पे लेवल आगे बढ़ता जाता है। तो इन पेंशनर का आपने देखा, उनका जो एक्चुअल रैंक, जिस रैंक में वो रिटायर हुए थे, वो सिपाही है, और आगे जो पेमेंट उनको मिल रहा है दोस्तों, वो L03, यानी कि उनको सिपाही का ही पेमेंट मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। इसका मतलब ये होता है कि इनको एमएससीपी का कोई भी फायदा नहीं मिला है। अब ये आपने पीपीओ देखा, अब इन्हीं पेंशनर का मैं एमएससीपी लागू होने के बाद का पीपीओ दिखाऊंगा, जिससे आपको आपके पीपीओ में चेक करना आसान हो जाएगा कि एमएससीपी को कैसे चेक करना है। तो चलिए उस पीपीओ को देखते हैं फिर। अब ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, उन्हीं पेंशनर का है, सेम पेंशनर, वही नाम, वही आर्मी नंबर, सब कुछ है। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सिपाही है, रैंक उनका सिपाही है, बिल्कुल वही है जो पहले वाले पीपीओ में था। लेकिन अब जो चेंज है उसमें ये देखिए, L04, यानी कि L04 मैंने क्या बताया था आपको, L04 होता है नायक का। यानी कि ये है तो सिपाही, रिटायरमेंट के टाइम में इनका जो रैंक था वो तो था सिपाही, लेकिन उनको जो पेंशन मिल रहा है वो कौन से लेवल का मिल रहा है? L04 का। यानी कि उनको एमएससीपी का नायक रैंक का जो है पेंशन मिल रहा है, जो आप यहां से समझ पाएंगे दोस्तों। तो आप सबने अभी देखा दोस्तों, चाहे आपको एसीपी मिला हो, चाहे एमएससीपी मिला हो, आपका पे लेवल का फर्क रहेगा, वो आपने चेक करना है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। 568 सर्कुलर 2016 का है, एरियर 2016, 17, 18 में मिल चुका है, अब नहीं मिलेगा। पुराना हुआ तो क्या, अब भी मिल सकता है लाखों का एरियर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कमेंट दिखाता हूं, जो कमेंट आप देख पा रहे हैं, ये कमेंट देखिए, ये एरियर 2018-19 मिल चुका है, अब कैसे मिलेगा? मेरठ एंड आसपास के एक सर्विसमैन को मैंने दिलाया है, बैंक जा करके। ये विनोद कुमार जी बोल रहे हैं। हो सकता है विनोद सर आपने दिलाया होगा, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आपको मैं अभी बैंक द्वारा जारी किया गया हाल ही का एक लेटर दिखाता हूं, जिस लेटर को आप देखिए सबसे पहले, और आप जो व्यूअर्स हैं आप सभी भी उस लेटर को देखिए, उसके बाद फिर बात करेंगे कि अब मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे दोस्तों, जिसमें कैनरा बैंक द्वारा लेटर जारी किया गया है, और ये किसको भेजा गया है? सीनियर अकाउंट ऑफिसर, जो स्पर्श के जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर हैं, उनको ये जो है लेटर भेजा गया है, और ये लेटर स्पीड पोस्ट में भेजा गया है। और ये लेटर किस चीज से जुड़ा हुआ है? एरियर एज पर सर्कुलर 568। अगर 568 सर्कुलर का एरियर 2016, 17, 18 में
बट के खत्म हो चुका है, सारे पेंशन्स को दिया जा चुका है, तो ये लेटर फिर बैंक ने कैसे जारी कर दिया और क्यों जारी कर दिया? अब इस लेटर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बैंक ने लिखा है उसको समझिए दोस्तों, जिसमें बैंक ने क्लियरली ये बोला है दोस्तों, देखिए, वी हियरबाय कंफर्मिंग यू दैट द सब्जेक्ट पेंशनर डी-लिंकिंग सर्कुलर 568 एरियर्स हैज नॉट बीन पेड एट आवर एंड। यानी कि इसमें यह लिखा हुआ है कि जो पेंशनर है उनका जो डी लिंकिंग यानी कि सर्कुलर 568 जो सर्कुलर है उसका एरियर हमारी तरफ से पेमेंट नहीं किया गया है। वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली मेक द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ द सेम टू द सब्जेक्ट पेंशनर एट योर एंड। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस विषय के ऊपर जो भी एरियर बन रहा है उस सर्कुलर के ऊपर उसका भुगतान आप अपनी तरफ से करें। कैलकुलेशन शीट अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस। जो एरियर का कैलकुलेशन शीट है आपकी अगली कार्रवाई के लिए, आपके रेफरेंस के लिए हम अटैच कर रहे हैं। देखिए बकायदा बैंक का स्टैंप लगा हुआ है और ये बैंक द्वारा जारी किया गया लेटर है, आप जैसे देख रहे हैं। अब इसमें लेटर ही नहीं, ये देखिए पूरा कैलकुलेशन शीट भी बैंक ने जारी किया है दोस्तों। और इस कैलकुलेशन शीट में जो है देखिए 2,33,058 रुपए का जो है पेंशनर को एरियर आगे देने के लिए जो है स्पर्श को बैंक की तरफ से लेटर लिखा गया है। तो आप सबने देखा बकायदा बैंक ने अभी करंट में लेटर जारी किया है और बोला है कि हमने तो नहीं दिया, आप दे दीजिए स्पर्श को नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और कैलकुलेशन शीट भेज दिया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि 2017-18 में मिल चुका है अब नहीं मिलेगा? अब ये जो लेटर आपने देखा, अगर इन पेंशनर को नहीं मिला है तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताइए? और कई सारे ऐसे पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनको नहीं मिला है, लागू है, तो उनको भी मिलना चाहिए और कार्रवाई कीजिए, आप मिलेगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते अगली जानकारी की ओर। पेंशनर ने दी जानकारी उनको केएसबी से मिले 50,000, आप भी हैं एलिजिबल, फायदा उठाएं। जी हां दोस्तों, मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था बच्चियों की शादी के लिए जो केएसबी से 50,000 रुपए एक बच्ची का और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चियों तक की शादी का 1 लाख रुपए पेंशनर को फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। उसके लिए आपको शादी के 180 दिन यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। अब एक पेंशनर ने जानकारी दी है दोस्तों, ये जो आप जानकारी देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर ने ये कहा है, सर जय हिंद, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, आई हैड रिसीव्ड सेड अमाउंट इन 4 months, माय डॉटर गॉट मैरिड इन दिसंबर 2022। यानी कि पेंशनर जिन्होंने जानकारी दी है उनकी बच्ची की शादी दिसंबर 2022 में हुई थी और उसके बाद उन्होंने जब अप्लाई किया तो 4 महीने के अंदर उनको 50,000 रुपए जो है पैसे मिल गए। तो आप भी एलिजिबल हैं, तो आप भी जरूर अप्लाई करें। डिटेल्स जानकारी के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि बच्चियों के शादी के लिए किस तरीके से कहां से क्या अप्लाई करना है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फैमिली पेंशन 100% और कब तक मिलेगा? देखें भारत सरकार का लेटर। जी हां, फैमिली पेंशनर्स को फैमिली पेंशन जो है जब पेंशनर का डेथ हो जाता है उसके आगे 100% कब तक मिलेगा और 60% कब हो जाएगा, इसके लेकर के एक सवाल मुझसे पूछा गया था, जैसे आप देख पा रहे हैं, जिसमें पेंशनर ने ये पूछा है, सर मेरे फादर 12 जनवरी 18 को स्वर्गवास हो गए थे, फादर की उस समय 65 साल हो गई थी, क्या माँ को फैमिली पेंशन फादर की 67 साल तक पूरी पेंशन मिलेगी, क्या बताएं प्लीज। यानी कि पेंशनर जानना चाहते हैं कि 67 साल की उम्र तक मिलेगी। अब आपको बता दूं दोस्तों कि पेंशनर के डेथ के बाद 7 साल तक पूरी पेंशन मिलेगी, उसके बाद 60% हो जाएगी, या तो फिर जिन पेंशनर का डेथ हुआ है उनकी उम्र 67 साल होने तक मिलेगी पूरी जो है पेंशन, या तो 7 साल पहले पूरा हो जाता तो 7 साल तक मिलेगी, या 67 साल की उम्र पहले पूरा हो जाता 67 साल तक मिलेगी। लेकिन कुछ पेंशनर्स के लिए 65 साल का उम्र जो है लागू है, 67 के बजाय 65 साल। तो भारत सरकार का लेटर आपको दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किन पेंशनर्स को लागू है। अब दोस्तों ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट और नॉर्मल रेट से जुड़ा हुआ ये बेहद महत्वपूर्ण लेटर है, जैसे आप देख पा रहे हैं, काफी पुराना लेटर है, 18 मार्च 1999 का, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का लेटर है। जैसे आप देख रहे हैं तीनों सेनाओं के प्रमुखों को इस लेटर को जो है एड्रेस किया गया है, और आप जैसे देख रहे हैं ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन से जुड़ा हुआ ये इसमें सब्जेक्ट भी आप देख पा रहे हैं। आगे मैं दिखाता हूं दोस्तों कि जो इसमें जो महत्वपूर्ण जो सेंटेंस है, महत्वपूर्ण जो पैराग्राफ है वो कहां पर है। 2 नंबर पैराग्राफ में आपको ये जो देख पा रहे हैं 2 नंबर पैराग्राफ, यहां पर बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों। 2 नंबर पैराग्राफ का जो महत्वपूर्ण हिस्सा वो आप देख पा रहे हैं, इन परसुएंस ऑफ दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड in view of the recommendation of the 5th Central Pay Commission, the Government of India
in partial modification of existing rules had decided that the payment of ordinary family pension at enhanced rates will be payable for 7 years or till the armed forces personnel pensioner would have attained the age of 67 years against the existing provision of 65 years. This will be applicable in case whereas the armed forces personnel is to retire under revision age of retirement pursuant of notification dated 13 मई 1998। यानी कि इस लाइन से क्लियर होता है कि 13 मई 1998 के बाद के अगर रिटायरी हैं तो उनको 67 साल की उम्र तक या तो मृत्यु के 7 साल तक जो भी पहले हो जाएगा तब तक एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन लागू है, लेकिन उससे पहले के रिटायरीज के लिए 65 साल की उम्र है दोस्तों। चलिए अगली जानकारी, OROP 2 का चौथा किस्त ज्यादा मिलेगा मगर किनको, और क्या चौथा किस्त जनवरी 2024 में मिल जाएगा? जी हां दोस्तों, मैंने आज से लगभग 6 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दूसरे तीसरे चौथे किस्त का कैलकुलेशन दिखाया था। ये वीडियो जो आप साइड में देख पा रहे हैं, अब इस वीडियो में लगभग 1,12,000 से भी ऊपर पेंशनर्स जो है देख चुके हैं इस वीडियो को, और वहां पर पेंशनर्स को जानकारी मैंने दी थी कि पहला इंस्टॉलमेंट कुछ पेंशनर्स का अलग था, ज्यादा था, बाद में दूसरा जो तीसरा मिला वो पहले इंस्टॉलमेंट से कुछ कम था। तो इसी तरीके से दोस्तों, क्योंकि चौथा इंस्टॉलमेंट जो है फाइनल इंस्टॉलमेंट है, इसका कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका जो है जितना उनको एरियर भुगतान होना था दूसरे तीसरे किस्त में उतना नहीं हुआ, तो जो बचा कुचा है वो चौथे इंस्टॉलमेंट में मिल सकता है। ये उनके लिए है जिनको पहला इंस्टॉलमेंट अलग मिला है, जिनको पहला दूसरा तीसरा बराबर का मिला है, उनके पूरे चांसेस हैं कि चौथा इंस्टॉलमेंट भी उतना ही मिलेगा। लेकिन जिनके दूसरे तीसरे या पहले इंस्टॉलमेंट में गड़बड़ियां हैं तो उनको चौथा इंस्टॉलमेंट जब मिलेगा तो स्पर्श की तरफ से पूरा कैलकुलेशन करके लमसम पैसा जो है इकट्ठा दिया जाए। इस वजह से चौथा इंस्टॉलमेंट उन पेंशनर्स का कुछ उनमें से कुछ पेंशनर्स का ज्यादा होने के चांसेस है। और क्या जनवरी के महीने में चौथा इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा जनवरी 2024? जैसे आपको पता है भारत सरकार का आदेश है कि फरवरी 2024 में जो है चौथा इंस्टॉलमेंट का भुगतान होगा, लेकिन सीपीपीसी से जितने पेंशनर आज के डेट में पेंशन ले रहे हैं उनमें से कुछ पेंशनर्स को कुछ सीपीपीसी द्वारा जनवरी के एंड तक जो है चौथा किस्त मिल सकता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय